प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपका परिचय भारत के एक महान व्यक्तित्व बाल गंगाधर तिलक जी से करूँगा। बाल गंगाधर तिलक, जिनको भारत का एक उग्र राष्ट्रवादी क्रांतिकारी चिंतक माना जाता है, उन्होंने एक राजनीतिक अवधारणा दी थी, कंसेप्ट ऑफ स्वराज, स्वराज की धारणा। स्वराज की धारणा क्या है, क्या इसका अर्थ है, स्वराज को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, स्वराज की प्राप्ति के साधन क्या है, स्वराज के उद्देश्य क्या है, हम स्वराज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे बाल गंगाधर तिलक का स्वराज का कंसेप्ट। तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूँगा। अर्थात स्वराज जो है उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। जब जो जन्म हुए उसी समय उनको स्वतंत्र रहना अच्छा था, इच्छुक थे, और प्रत्येक व्यक्ति का ये जन्मसिद्ध अधिकार है। हालांकि उन्होंने इस स्टेटमेंट को दी थी और कहा कि मैं जन्म से स्वतंत्र पैदा हूँ और मैं स्वराज को प्राप्त करके ही रहूँगा। स्वराज का मतलब अपना राज, अपना राज्य, अपने नियम, अपने कानून, किसी बाहरी शक्ति का किसी प्रकार का नियमों में, कानूनों में, प्रशासन में नियंत्रण ना हो, तो उसका अर्थ स्वराज से दिया गया है। उन्होंने कहा कि अपना और राज्य का अर्थ है शासन, सबका मतलब अपना, राज्य का अर्थ है शासन, यानी अपना शासन, भारत की जनता द्वारा भारत पर शासन करना, भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए स्वराज कहलाता है। उन्होंने कहा था कि मैं एक अजनबी को अपने घर से बाहर नहीं निकालना चाहता हूँ, बल्कि अपने घर की चाबियाँ स्वयं लेना चाहता हूँ। तिलक के विचार में स्वराज का अभिप्राय भारत में ब्रिटिश प्रशासन की जगह भारतीय लोगों का प्रशासन स्थापित करना था। तिलक का यह भी कहना है कि ब्रिटिश शासक यह कहकर कि भारत में प्रशासन अच्छा है और प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति भी नियमों के आधार पर की जाती है, भारत की आम जनता को धोखा दिया जाता है। तिलक का कहना था कि विदेशी प्रशासन चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, वह देश के हित के लिए अच्छा नहीं होता। भारत के लोग प्रशासन में अपनी स्वतंत्र भागीदारी चाहते हैं और देश काल की परिस्थितियों के अनुसार ही नियंत्रण चाहते हैं। विदेशी शक्ति द्वारा किया गया प्रबंध चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन देश की आम जनता अपने ही भागीदारी चाहती है। तो तिलक का यहाँ पर कहना है कि ब्रिटिश सरकार जो प्रशासन कर रही है, शासन कर रही है, उसमें कह रही है कि वो न्याय के पर आधारित है, कानूनों पर आधारित है, नियमों पर आधारित है, जबकि वास्तव में भारत के लोगों पर ही शासन होना चाहिए, प्रशासन होना चाहिए। उसी को वास्तव में स्वराज कहेंगे। एक विदेशी व्यक्ति जो है हमारे देश की कल्चर, हमारे देश के लोगों का जो व्यक्तित्व है, जो इच्छाएं हैं, उनको नहीं समझ सकता। हम अपने द्वारा नियम बनाना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं और अपने ऊपर लागू करना चाहते हैं। हम ब्रिटिश प्रशासन चाहे कितना भी अच्छा हो, एक देश के लिए हित में नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के लोगों की इसमें कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है। अन्य भारतीय चिंतकों की तरह तिलक ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया। उनका कहना था कि ब्रिटिश साम्राज्य में रहकर ही भारत के लिए स्वराज चाहते हैं। तिलक ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से अलग नहीं होना चाहते थे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ इसी प्रकार की थी। उस समय की भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ बहुत जटिल थी, इसलिए तिलक चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही भारत को स्वराज मिले। उन्होंने कहा कि सम्राट या सम्राट के विचार से राज्य का कोई स्थायी संबंध नहीं है। सम्राट हमारे बर्मा की तरह है, जो आदि और अनंत है, जो अच्छाई और बुराई का सारांश है, पूर्ण बर्मा की तरह है तथा अवश्य ही अटल रहेगी। परंतु प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली सरकार को बदला जा सकता है। मेरे स्वराज का संबंध इस प्रत्यक्ष सरकार से ही। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार में ऐसे परिवर्तन किए जाने चाहिए जिनमें सार्वजनिक भलाई का विकास हो। स्वराज का संबंध इस विचार से है कि हमारे कार्यों का नियंत्रण किसके हाथों में होना चाहिए। मैं कह चुका हूँ कि हम अटल सरकार या सम्राट के कार्यों का प्रबंध वर्तमान समय की प्रत्यक्ष सरकार अथवा नौकरशाही के हाथों में होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि द क्वेश्चन ऑफ स्वराज हैज नथिंग टू डू विद द किंग और द आइडिया ऑफ ए किंग हु इज लाइक ऑफ आवर ब्रह्मा इनविजिबल एंड अनफैथमेबल विदाउट एट्रीब्यूट ऑफ गुड एंड एविल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ किंगशिप विच इज द एसेंस ऑफ immutable and unchanged, but the government which assumes the visible form is able to change. The Swaraj must be brought about in it so as to promote the well-being of the people. This question of Swaraj really means in whose hand should we vested the control of our affairs. I had said that we don't wish to change the immutable government or the king, but our डिमांड इज दैट द मैनेजमेंट टू आवर हैंड्स। इस स्टेटमेंट के द्वारा स्वराज कहना चाहते हैं कि हम ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर ही अपना स्वराज चाहते हैं। हम ब्रिटिश प्रशासन को, ब्रिटिश राज्य को, ब्रिटिश राजा को, या जो राजा का एक कंसेप्ट है उसको हम बदलना नहीं चाहते, बल्कि उसी के अंदर रह करके स्वराज चाहते हैं। तिलक ने कहा कि स्वराज प्राप्ति के अनेक प्रकार के साधन हैं। सर सिरोल ने उन्हें भारतीय शांति का जनक कहा है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तिलक ने स्वराज को केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना है। उनका कहना था कि स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना प्रत्येक भारतीय व्यक्ति का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि यह कर्तव्य नहीं बल्कि एक धर्म की तरह है। उन्होंने कांग्रेस के उदारवादी नेताओं द्वारा अपनाए गए साधनों की कड़ी निंदा की। उनका कहना था कि मात्र संवैधानिक उपायों से किसी भी अत्याचारी सरकार को उखाड़ा नहीं जा सकता, इसके लिए कठोर एवं कड़े प्रयास करने होंगे, तभी ब्रिटिश शासन के अत्याचार को समाप्त करके स्वराज की प्राप्ति की जा सकती है। आज तक में किसी भी देश को अनुन्य विनय से स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई। इसकी प्राप्ति के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ेगा। तो तिलक ने बताया है कि आज तक जितने भी देश स्वतंत्र हुए हैं, जितने भी देश पराधीनता से मुक्त हुए हैं, उन सब ने कहीं ना कहीं कठोर संघर्ष किया है, कहीं ना कहीं त्याग किया है, बलिदान किया है, परिश्रम किया है। संवैधानिक साधनों से, अनुन्य विनय से, प्रार्थना पत्र देने से, ज्ञापन देने से किसी देश को कभी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं। इसलिए तिलक ने स्वराज की प्राप्ति के लिए कुछ साधनों के उपाय सुझाए हैं, और उनमें पहला साधन जो है वो बाइकाट का है, तरीका का है, बहिष्कार का है। बहिष्कार का मतलब है किसी के साथ जो है लेन देन या किसी की वस्तुओं का प्रयोग है वो पूरी तरह से बंद कर देना। तो तिलक ने स्वराज की प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया। उनका कहना था कि भारत के लोगों को विदेशी वस्तुओं का उपयोग बंद कर देना चाहिए, तभी वे संगठित होकर ब्रिटिश शासन के अत्याचारों का अंत कर सकते हैं। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार पर आर्थिक दबाव डाला जा सकता है और वे अपनी मांगें मनवाने के लिए उन्हें मजबूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा, यदि आप स्वदेशी का वर्ण करते हैं, आपको विदेशी का बहिष्कार करना पड़ेगा। बिना इसके स्वदेशी की उन्नति नहीं हो सकती। बहिष्कार एक प्रबल शस्त्र है, यह युद्ध का एक विकल्प है। वास्तव में यह एक राजनीतिक उपाय है, यानी दूसरे लोगों को अपने निर्णयों को बदलने के लिए सबसे बड़ा तरीका उनका बहिष्कार करना है, उनसे दूरी बनाना है, उनकी हर प्रकार की सुविधा का उपभोग करना जो है बंद कर देना है। तिलक ने आम लोगों का भी आह्वान किया कि वह दिन अब लद गए हैं जब दाहिने गाल पर थप्पड़ मारने वाले अपना बायां गाल वो आगे कर देते थे। यदि आप समझते हैं कि आपको मनुष्य कहलाने का अधिकार है, यदि सरकार या किसी अन्य के अत्याचारों से आप उद्विग्न होते हैं, यदि अपमान आपके हृदय में उद्वेलन उत्पन्न करता है, यदि आप अपने वीर योद्धा पूर्वजों पर गर्व है, तो आप विदेशी का बहिष्कार करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, विदेशी सिस्टम का बहिष्कार करें और स्वदेश की ओर जो है प्रवृत्त हों। उन्होंने कहना था कि आप में इतनी आत्म संयम की शक्ति नहीं है कि आप अपने ऊपर विदेशी शासन की पकड़ बनाने में सहायता न दें। तिलक ने इसी को बहिष्कार अथवा राजनीतिक शस्त्र कहा है। उनका कहना था कि आप ब्रिटिश न्यायालयों का भी बहिष्कार करो और अपने न्यायालयों की स्थापना के लिए संकल्प शक्ति का निर्माण करो। तिलक ने स्वराज के लिए एक अन्य तकनीक स्वदेशी का प्रयोग पर बल दिया है। उनका कहना था स्वदेशी का अर्थ है भारतीय वस्तुओं का प्रयोग करना,
मानचेस्टर और बर्मिंघम में बनी वस्तुओं का प्रयोग न करना। तिलक ने बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई। स्वदेशी आंदोलन के बारे में एक बार उन्होंने कहा, हम श्वेत व्यक्ति के दास नहीं बने रहना चाहते, तो हमें स्वदेशी के अभियान को पूर्ण शक्ति सहित चलाना चाहिए। हमारी मुक्ति का एकमात्र यही एक प्रभावशाली उपाय है। इस आंदोलन का उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली से मुक्त कराना है जिसके अंतर्गत यूरोपियन हमें अपना दास मानते तथा इसके द्वारा हम सरकार को हमें ब्रिटिश लोगों के नागरिकता के अधिकार देने को भी विवश करना चाहते हैं। तिलक का मानना है कि स्वदेशी आंदोलन के द्वारा हम भारतीयों में स्वाभिमान की भावना जागृत कर सकते हैं। उन्होंने स्वराज की प्राप्ति में अथक संघर्ष के लिए भी लोगों को तैयार करने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था कि स्वराज की प्राप्ति करना एक प्रकार का राष्ट्रीय धर्म है। राष्ट्रीय धर्म निभाने के लिए प्रत्येक भारतवासी को सदा तैयार रहना चाहिए। उनका कहना था कि स्वदेशी के प्रयोग से देश के लोगों में आत्मसम्मान की भावना पैदा होगी और वे स्वराज की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में स्वेच्छा से भागीदार होंगे। स्वराज की प्राप्ति के लिए तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा के ऊपर बल दिया। उनका कहना था कि राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार प्रसार से ही हम देश के लोगों में राष्ट्रीय एकता पैदा कर सकते हैं, राष्ट्र के प्रति त्याग, बलिदान, सेवा और निष्ठा पैदा कर सकते हैं। तिलक ने माना कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली कभी भारत में राष्ट्रवाद व देशभक्ति की भावना उत्पन्न नहीं कर सकती। अंग्रेजी शिक्षा केवल भारत में कलरकों की फौज खड़ी करती है और उसे किसी विद्वान बनने की आशा नहीं की जा सकती। उनका कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीय केवल नाम के रह जाते हैं, उनके दिल और दिमाग पर पश्चिमी संस्कृति घर कर जाती है। विद्यार्थियों का भारत के इतिहास व संस्कृति से नाता टूट जाता है और वे अपने देश के कल्याण के प्रति संकुचित हो जाते हैं। तिलक का कहना था कि राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा ही नवयुवकों के राष्ट्रीय चरित्र का विकास किया जा सकता है। तिलक ने देश में मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। तिलक ने 1879 में मिशनरी शिक्षण संस्थानों की तरह स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का संकल्प लिया। 1880 में उन्होंने पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। 1884 में उन्होंने इसी उद्देश्य के लिए दक्षिण शिक्षा सभा की स्थापना की। तिलक ने अपने राजनीतिक चिंतन में निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन किया। उनका कहना है कि निष्क्रिय प्रतिरोध के द्वारा हम स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। उनका निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत हिंसा पर आधारित नहीं है। उनका कहना था कि हमारे पास कोई शस्त्र नहीं, न ही कोई इसकी आवश्यकता है। हालांकि वे स्वराज की प्राप्ति के लिए हिंसा के पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी गांधी जी की तरह वो विशुद्ध हिंसक नहीं थे। तिलक ने निर्बल संवैधानिक साधनों के स्थान पर कठोर संवैधानिक साधन अपनाने पर बल दिया। उनका कहना था कि उन्होंने उदारतामयी नीयत से दूसरों को भले के लिए ही अफजल खान की हत्या की। यदि हमारे घर में चोर घुस आए तो हमारी भुजाओं में उन्हें भगाने की पर्याप्त शक्ति हो तो हमें निसंकोच उसे जीवित जला देना चाहिए। यानी एक प्रकार से कोई विदेशी शत्रु हमारे घर में घुसता है, अत्याचारी है, दुष्ट है, तो उसके साथ जो हम संवैधानिक साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके साथ हम ऐसे ही तरीके प्रयोग करने पड़ेंगे जैसा वो खुद उन तरीकों का प्रयोग कर रहा है। उनका यह भी कहना था कि यदि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे, यदि उनके कार्यों में अन्यायपूर्ण कृत्रिम कानून अथवा परिस्थितियों का कोई अन्यायपूर्ण संयोग बाधक था तो युद्ध करना ही उनका कर्तव्य था। यदि वे शांतिपूर्ण प्रतिरोध शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते तो वह उसके स्थान पर सभी बलिदान देकर भी इसका प्रयोग कर सकते किंतु वह स्वयं इनके स्थान पर सभी बलिदान देकर इसका प्रयोग कर सकते हैं।
किंतु वह स्वयं इन दोनों का प्रयोग उसी अर्थ में करेंगे जो वह समझना चाहते हैं। इस प्रकार तिलक ने स्वराज की प्राप्ति के लिए नरम साधनों के स्थान पर कठोर साधनों के अपनाने का भी समर्थन किया। बाल गंगाधर तिलक के स्वराज संबंधी कंसेप्ट से संबंधित आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर व्याख्यान आपको पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।